हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी आप अपने स्क्रीन पर दो इमेज को देख पा रहे हैं, जिनमें से एक हार्ट अटैक से रिलेटेड है और दूसरी यहां पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। ये दोनों समस्याएं भारत के अंदर बड़े स्तर पर पाई जाती हैं और मैं ये कहूंगा कि जैसी हमारे यहाँ के लोगों की जीवन शैली हो रही है, उससे ये समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। कुछ चौंकाने वाले और डरावने डेटा मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये बताओ, जो थंबनेल पर और जो टाइटल पर आपने देखा कि इस समस्या का, इस हार्ट अटैक और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, इससे क्या रिलेटेड है? जी हाँ, डायरेक्टली ये प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। क्योंकि अभी रिसेंटली हम देखें तो रिसेंटली अमेरिका के जो फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के द्वारा, एफडीए के द्वारा एक बहुत बड़ी मात्रा में कुछ जो दवाइयां, उन दवाइयों का इस्तेमाल यहां पर जो डायबिटीज जैसी जो चीजें थी, या फिर मैं कहूंगा जो बेसिकली ये चीज यूज होती थी ज्यादातर ब्लड प्रेशर में, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था उसमें, तो ऐसी दवाओं को जो लेने वाले लोग थे उनके संबंध में एक चिंता यहां पर पैदा हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली इंडिया, इवन पूरी दुनिया में ही ये बीमारियां बढ़ रही हैं और इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन्स भी लेते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं। आपने एक सर्टेन एज के बारे में देखा होगा कि लगभग जैसे व्यक्ति 30-35 क्रॉस करता है, बस उसका जीवन दवाइयों के ऊपर चलने लगता है, बिकॉज ऑफ हमारी जैसी लाइफ स्टाइल है। अब इसी प्रकार की जो दवाइयां हैं, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, उस दवाई को हम लेते हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। लेकिन वही दवाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के साथ अगर लंबे समय तक हम उनका कंजम्पशन करें तो वो कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बनती हैं। ये इस चीज का यहां पर मैं आपको ये प्रूफ देने वाला हूं, बिकॉज यहां पर जो एफडीए है जो यूएसए का, उस एफडीए के द्वारा इस बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर की समस्या से निपटने के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों को बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट से वापस रिकॉल कराया गया है। और कमाल की बात कि बहुत समय से ये कंजम्पशन हो रहा था इन दवाइयों का, लेकिन जब रिसर्च में सामने आया कि इन दवाइयों के खाने से जो कैंसर है, वो कैंसर के बनने की काफ़ी जो चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस देखने को मिल रहे हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इनको यहाँ पर खाते रहते हैं दवाइयों को। और लगभग 6 लाख तक जो बोतल हैं दवाइयों की, उन दवाइयों को मार्केट से रिकॉल करा है अभी। ठीक है, ये तो यूएसए का मामला था। पर क्या ये जो समस्या है, इस समस्या का भारत से कोई संबंध है? हाँ, क्योंकि भारत में भी ऐसी बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। और जब भारत के बारे में बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इंडिया के अंदर ड्रग रेगुलेशंस और इंडिया के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल की कितनी बड़ी समस्या। अभी मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूं कि भारत के लोग कैसी दवाइयों का कंजम्पशन कर रहे हैं, वो कितनी खतरनाक है, और ये जो समस्या है भारत के अंदर कितनी डेंजरस है, अभी मैं आपको इस बारे में यहां पर बताने वाला हूं। तो जो न्यूज है, उस न्यूज के बारे में अगर अपन लोग यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेडिसिन लिंक्ड टू कैंसर, वाई लगभग 5,80,000 बोटल्स ऑफ ड्रग हैव बीन रिकॉल्ड इन यूएस। तो ये स्टेप यूएस के द्वारा लिया गया। यहां से कई सारे प्रश्न भी उठते हैं कि यूएस ने तो इन दवाइयों को वापस ले लिया, वहां का जो एफडीए है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल वे में या फिर वो रेगुलेशंस बहुत टाइट रखता है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? क्या भारत के अंदर जो हमारा सीडीएसयू है, उसका रेगुलेशन भी इतना टाइट है? उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितना सख्त इन मामलों में एफडीए है, सीडीएसयू से बहुत दूर दूर तक हमें देखने को मिलता है। उसमें यहां पर इन दवाइयों को रोकने के मामले में भारत के अंदर रेगुलेशन नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ऑल्दो अगर औपचारिक आंकड़ों के बारे में बात करें तो ऑफिशियली सेम ब्रांड की ये जो दवाई है, इस दवाई की वापसी से रिलेटेड कोई भी आधिकारिक सूचना या फिर इस दवाई का सेम ब्रांड का भारत के अंदर होना, ये अभी यहां पर कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे ये चिंताएं यहां पर पैदा हो सकती हैं भारत के अंदर भी। तो जैसा मैंने आपको बताया, भारत में जो ब्लड प्रेशर है और जो हाई जो हमारा बीपी है और साथ ही साथ डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी समस्याएं हैं, ये काफी बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। ये तो बात थी यूएस की। अब अगर बात करें इस दवाई के बारे में कि एग्जैक्टली भाई साहब ये दवाई थी कौन सी, तो दरअसल ये एक टेवा फार्मा जो एक इंडस्ट्री थी, एक टेवा फार्मा नाम से एक जो ब्रांड है, दवाइयां बनाता है ऐसी हाई बीपी के लिए। और उस दवाई में आप देखेंगे प्रेजोसिन नाम की जो दवाई है, ये दवाई अलग अलग जो हमारे एमजीज हैं उनमें अलग अलग मिलती है, 2.5, 51 इस तरह से अलग अलग मिलती है। ये सेम दवाई है और ये सेम दवाई यहां पर पाई जाती है और इसी दवाई को यहां पर बड़े स्तर पर रिकॉल करा गया है मार्केट से। क्यों रिकॉल करा गया है? क्योंकि इस दवाई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ खतरनाक और जो कैंसर कारक हैं वो मिले हैं। अच्छा, कमाल की बात आप यहां पर देखना, अभी आप समझने की कोशिश करना, ये जो खतरनाक कारक इस दवाई में मिले हैं, ऐसी बात नहीं केवल इस दवाई में ही मिलते हैं। कई बार जो आप खाना खाते हैं ना, किस तरह का खाना अभी आपको बताऊंगा, कई बार आप वैसा जो खाना खाते हैं उस खाने में भी यही कैंसर कॉज आपको पाए जाते हैं। स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस दवाई में एन नाइट्रोसो प्रेजोसिन
इम्प्योरिटी सी नाम का जो कैंसर पैदा करने वाला रसायन है, ये रसायन इस दवाई के अंदर पाया गया है और इसी वजह से इसको यहां से मार्केट से रिकॉल करने की यहां पर कोशिश करी गई है। एफडीए के अनुसार जो सारी बातें यहां पर बोली गई, तो ये नहीं कहा कि इसका जो प्रभाव है वो इंस्टेंटली होगा, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में इसके जो इंपैक्ट हैं वो इंपैक्ट होंगे। तो अगर हम देखें यहां पर दवाई के बारे में, तो प्रेजोसिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम की जो दवाई है, इसमें एन नाइट्रोसो प्रेजोसिन इम्प्योरिटी सी एक स्वीकार्य मात्रा से ज्यादा पाई गई है। ऑल्दो ये दवाई की मैन्युफैक्चरिंग के समय पर काफी ज्यादा कई बार आ जाती है दवाई में, लेकिन एक मात्रा से ज्यादा अगर आती है तो कैंसर का कारण ये बन सकती है। इसके बाद से ये जो पूरी की पूरी दवाई है, इसने पूरे अमेरिका में स्वैच्छिक रिकॉल यानी कि वॉलंटरी जो रिकॉल है वो इसके द्वारा यहां पर जारी करा गया है। कुल मिला के 5,80,000 बोतलें अलग अलग एमजी के साथ में उनको वापस है वो बाजार से लिया जा रहा है। भारत में ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये होते क्या हैं, ये जो समस्या है ये क्या चीज होती है, नाइट्रोसोमेनेंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम में है? तो दरअसल ये कुछ ऐसे रसायन है जो हमारा भोजन, पानी, वातावरण में स्वाभाविक रूप से ये पाए ही जाते हैं। जैसे किन किन चीजों में पाए जाएंगे? स्मोक्ड मीट, जो लोग मीट खाते होंगे उनको, कुछ लोगों को एक उनका टेस्ट होता है स्मोक्ड वाला, चीज जो आप खाते हैं, पानी होते हैं, इनमें ये स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। लेकिन अगर इनका कंटेमिनेशन कम हो तो फिर ये हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर इनकी जो दवाइयों में ये मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर लंबे समय तक जो सेवन करने से कैंसर का खतरा है वो खतरा यहां पर देखने को मिल सकता है। ये दरअसल जो दवाई बना रहे हैं या फिर उनका स्टोरेज कर रहे हैं, तो उस दौरान में ये जो ऐसे कारक हैं, ऐसे कारक यहां पर बन सकते हैं। और जो एफडीए है वो लगातार ऐसी दवाओं की निगरानी करती रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा अमेरिका की एजेंसी इन चीजों की निगरानी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन भारत की जो एजेंसीज हैं वो भारत में ऐसे मामले काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल या फिर काफी ढील यहां पर बढ़ती जाती है इंडिया के अंदर। ये जोखिम कितना बड़ा है, रिस्क कितना बड़ा है इसका? तो देखो, क्लास सेकंड रिकॉल में इसमें इसको क्लासिफाई करा है, यानी कि इंस्टेंटली बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर आपने इसका सेवन किया तो ये कैंसर बन सकता है। ये जोखिम हमें यहां पर देखने को मिलता है इसके बारे में। अब आप समझने की कोशिश करो भारत से इस चीज को रिलेट करते हैं, भारत में क्या समस्याएं हैं। क्योंकि अगर ये समस्या किससे है, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, और ये जो कारक पाए जाते हैं, फिर जिस दवाई के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलग अलग ब्रांड इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हैं। अब इंडिया में रेगुलेशंस की समस्या है, एफडीए ने तो फाइंड आउट करके उनको रिकॉल कर लिया, लेकिन इंडिया में ये जो मानक हैं ये बहुत ज्यादा ढीले हैं। अगर रिपोर्ट्स के हवाले से मैं बात करूं तो आप इंडिया में खतरा समझने की कोशिश करो। इंडिया में 30 साल से ज्यादा आयु के 20% लोगों को डायबिटीज है, हाई और जो ब्लड प्रेशर है, या फिर दोनों रोग हैं। सरकार का डेटा ये कह रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर प्रॉब्लम है इंडिया में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत में कि जब भी 30-35 साल की उम्र जो है हमने क्रॉस करी, चाहे आप मान लो मानसिक तनाव रहा, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना रहा, जो फास्ट फूड्स हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहा, वर्कआउट ना करना रहा, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना रहा, काम का प्रेशर होना, रिलेशनशिप का फेलियर्स, बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनसे हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो जाती है कि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी के साथ साथ फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ में जो डायबिटीज़ है, अगर ये खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर बस आप लोग जानते हैं 30 से 35 साल की उम्र के बाद सिर्फ दवाइयों पर ही इंसान को सस्टेन करना पड़ता है। ये सरकार का डेटा आपने यहां पर देखा कि भारत के अंदर कितनी बड़ी समस्या है। अब आप लांसेट का एक रिसर्च देखने की कोशिश करो। लांसेट ने अभी एक रिसर्च में अभी बताया कि इंडिया में संक्रमण से ज्यादा मौतें जीवन शैली से जुड़ी पुरानी बीमारियों से हो रही हैं। संक्रमण का मतलब यह है कि अगर किसी बीमारी से कोई इन्फेक्शियस जो डिसीज है वो डिसीज अगर हो रही है, तो भारत में लांसेट की रिपोर्ट यह बता रही है कि जो संक्रमण की बीमारियां वो नहीं, बल्कि जीवन शैली, हमारी और आपकी जो जीवन शैली है, जो खाना पीना, रहना सहना, काम करना, एक्सरसाइज ना करना, उन सभी समस्याओं से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और उनसे डेथ बहुत बड़ी संख्या में यहां पर हो रही है। तो यहां पर कुल मिला के मैंने आपको बताना चाहा कि भारत में डायबिटीज और जो हाई ब्लड प्रेशर है ये बहुत बड़ी मात्रा में सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पर इनसे रिलेटेड हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, या फिर मैं कहूंगा इनसे रिलेटेड जो दवाइयां हैं, क्या उन दवाइयों में भी ये खतरनाक कारक मिलते हैं, या फिर उनको रेगुलेशन करने के लिए भारत में कैसे मानक हैं, कैसे स्टैंडर्ड हैं, उनके बारे में देखें। भारत में नाइट्रोसोमाइन का जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। ये वही नाइट्रोसोमोनास है जो उस पूरी की पूरी जो ब्रांड की दवाई थी, उस दवाई में जो कैंसर कारक हैं वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी भी पॉलिसी नहीं है और बहुत ज्यादा ढिलाई इन चीजों में बढ़ती जाती है। तो इंडिया का रेगुलेशन बहुत खतरनाक है। यहाँ पर इस आप मिंट की रिपोर्ट के हवाले से देख सकते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, जब मैंने इस दवाई को ऑनलाइन खोजने की कोशिश करी तो ऐसी दवाइयां बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। हाँ,
ऑफिशियली ये डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि इनमें वो कंटेमिनेशन पाया जाता है नहीं कैंसर कारकों का, लेकिन यस, ये दवाइयां भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और आप यहां पर खुद रिपोर्ट देख सकते हैं मीडिया की कि किस तरह से ऐसे कैंसर कारकों को कंट्रोल करना भारत के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। अब कुछ समय पहले ऐसी बात नहीं कि सिर्फ केवल डायबिटीज या फिर हाई बीपी की जो दवाइयां हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंडिया के पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है रेगुलेशन की। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एंटासिड जो रेनिटिडिन नाम की दवाइयां हैं उनमें में एनडीएमए के स्तर की निगरानी करने की बात यहां पर बोली गई औषधि निकाय के द्वारा। ये भी जो औषधि निकाय हमारा कौन सा है, वो है हमारा CDSCO, इसने यहां पर बोली गई, यानी कि सिर्फ बोला है कि निगरानी करते रहो, लेकिन आप जानते हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कितना इन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई कड़े मानक हैं वो हमें यहां पर देखने को नहीं मिलते। और जब भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है या फिर जो दवाइयों में रेगुलेशन की बात आती है तो ये केस तो बहुत दिनों से चल रहा है। ये समस्या जो है MP के अंदर कितने लोगों की, तमिलनाडु, पंजाब, बहुत सारे केसेस, आपको जो कफ सिरप के मामले हैं उसके बारे में बताने की तो जरूरत है ही नहीं, कितने सारे जो इरेगुलेशंस हैं वो इंडिया के अंदर देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता भारत के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर कट और जो हाई रेगुलेशन है वो डेफिनेटली हमें यहाँ पर लाना होगा, लेकिन इससे बड़ी केवल इंडिया में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है, उसमें केवल एक प्रॉब्लम नहीं है। भारत और अफ्रीका ये एक ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पर वेस्ट के अंदर, US के अंदर बहुत सारी दवाइयां बैन हैं, स्टिल उनको इंडिया के अंदर धड़ल्ले से बेचा जाता है। और इतना ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस दवाई को आपके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है एक लेबोरेटरी। भारत के अंदर यह समस्या बड़े स्तर पर और साथ ही साथ अफ्रीका में भी बड़े लेवल पर यह प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। क्योंकि आप यहां पर इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट देखिए, आप देखेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनमें भारत में वृद्धि हो रही है। इवन इतना बताया जाता है कि तीसरा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा है इंडिया ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। यहां पर बड़े स्तर पर सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, अब आप दूसरी रिपोर्ट पर नजर डालिए और यह है मेडिकल डायलॉग्स की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट यह बताती है कि इसी क्लिनिकल ट्रायल की वजह से दवाइयों का जो इंपैक्ट होता है उससे बहुत लोगों की डेथ भी इंडिया के अंदर होती है। आप देखिए डेटा कह रहा है 1 डेथ इन अ डे। आप यहां पर देख रहे हैं एक मौत भारत के अंदर डेली इन क्लिनिकल ट्रायल की वजह से हो रही है। 1705 लाइव लॉस इन इंडियाज क्लिनिकल ट्रायल सिंस 2021। RTI के खुलासे से यह सारा डेटा पता लगा। और आप सब लोग जानते हैं इंडिया में जो रेगुलेशन है वो कितना खतरनाक है, या फिर मैं कहूंगा कितनी ढिलाई यहां पर बढ़ती जाती है इन सभी चीजों के बारे में। तो अल्टीमेटली जो रेगुलेशन और जो गवर्नमेंट के स्तर पर तो देखो ये सारी समस्याएं हैं। अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो उसके लिए हमें खुद जागरूक होना होगा। दवाइयां जो भरोसेमंद डॉक्टर हैं उनके हिसाब से, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भारत के सामने चैलेंज है कि जो भारत को अपनी जीवन शैली है, जो युवा हैं या फिर जितने भी सभी लोग हैं वो अपनी जीवन शैली को बेहतर बना के रखें, अपने आप को हेल्थ रखें, अपने आप को फिट रखें, और भगवान करे हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही ना पड़े। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात करें तो 19999 में आप इनको ले सकते हैं। निश्चय बैच आपको मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ में मिलता है, जिसमें GS, CSET, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाती हैं। सारे के सारे हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी बैचेस आपको यहां पर लाइव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी का ये लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, चाहे आप कोई ग्लोबल लैंग्वेज हो, चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज हो, आप सभी लैंग्वेज को यहां पर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।